जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी तरफ से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जैसा कि जिन लोगों का पेपर अभी तक हो चुका है और जिन लोगों का कल पेपर है, क्योंकि कल 7 तारीख है, जिन लोगों का कल पेपर है उनका अच्छा ही पेपर जाएगा। तो हमारी तरफ से आप सभी लोगों का, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सभी का सिलेक्शन SSC GD में हो जाए, वही बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा और आपका सपना पूरा होगा। आप देश सेवा में लग जाएंगे, जैसे हम देश सेवा में लगे हुए हैं। एक वर्दी का जुनून अलग ही होता है, ये वर्दी वाले ही जान सकते हैं और जो वर्दी पहनना चाहते हैं और वो जान सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, SSC GD 2024 में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होता है, पिछली वैकेंसियों में नॉर्मलाइजेशन SSC ने किस प्रकार से किया, ये संपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। तो कौन कौन से पॉइंट मैंने लिए हुए हैं कि टोटल फॉर्म कितने पड़े थे और टोटल वैकेंसी कितनी है और उनका एक पद के लिए कितने लोग कंपटीशन में हैं, कितना बड़ा कंपटीशन होने वाला है। दूसरा पॉइंट है एग्ज़ाम डेट क्या थी और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा और किस शिफ्ट को नुकसान होगा, पहले पेपर वालों को नुकसान होगा या बाद वालों को नुकसान होगा। अभी तक जो पिछला डाटा है उस डाटा के अनुसार मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा किसको फ़ायदा और किसका नुकसान और किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर क्या है घटेंगे। ये एक बड़ा उलटफेर हो जाता है, क्योंकि करीब 17-18 दिन एग्ज़ाम चला है, तो ये एग्ज़ाम एक क्या हो जाता है, बड़ा उलटफेर हो जाता है। जितना लंबा एग्ज़ाम चलता है उतना ही उलटफेर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कुछ लोगों को हालांकि नुकसान हो जाता है, जो फेल होते हैं वो पास हो जाते हैं, पास हो जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, तो वो लोग भी ज़्यादा खुश ना हो रहिए कि जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि पास वालों को 15-15 नंबर अप डाउन हो जाते हैं और फेल वाले ज़्यादा मायूस मत होइएगा, वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं सारी प्रक्रिया आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि जिनका सिलेक्शन नहीं वो क्या करें और अगली भर्ती की तैयारी कैसे करना है, कि जिनका सिलेक्शन बाई चांस नहीं हो पाता है वो कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कैसे लगन होती है और कैसे नौकरी पाई जाती है। क्योंकि मैंने कई बार नौकरी पाई हुई है, 5-6 बार, तो आपको मैं अच्छे से बता सकता हूँ। तो ये सारी चर्चा हम आपके करने वाले हैं। ये चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश होगी कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने ड्यूटी टाइम से टाइम बचा करके अपने टाइम पे मेहनत करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूं और क्या आप लोगों को सारी जानकारी देता हूं। और हमारे करंट अफेयर्स की क्लास आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वो हर एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। उससे करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। हम ज्योग्राफी की क्लास भी ले रहे हैं और साथ साथ मैथ की क्लास हम 15 मार्च से लेने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो इसलिए हमारी मेहनत को देखते हुए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने टाइम पर, आपको पता है जो जॉब करता है उसके पास कितना टाइम होता है, मैं अपने बाल बच्चों से टाइम को बचा करके आप लोगों को टाइम देता हूं कि आप लोगों को भला हो सके। ठीक है, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अच्छा, शुरू करते हैं चर्चा SSC GD के बारे में। पहले हम शुरू से आप एक खाका बनाएंगे क्या क्या है। तो टोटल इसमें वैकेंसी का कितनी थी, 26,146 वैकेंसी आई हुई थी। कितनी वैकेंसी थी, 26,146 वैकेंसी थी। भर्ती कौन करा रहा है, SSC GD। तो मैंने एक आपको बताया हुआ कि SSC GD क्या होता है। जिन लोगों को पता नहीं है तो मेरा वीडियो ज़रूर देख लें, जाके चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको प्ले लिस्ट में, वैकेंसी वाले प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको SSC GD क्या होता है, कैसे तैनाती होती है, कितना वेतन होता है, ये सारा कुछ मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। नेचर ऑफ ड्यूटी कैसी होती है उसके बारे में मैंने पूरा बता रखा है। ठीक है, तो टोटल फॉर्म कितने पड़े थे, 47,45,501 फॉर्म पड़े थे। अब देख लें, 47,45,501 फॉर्म डलने के बाद आपका कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है। वैकेंसी कितनी है, 26,146 की वैकेंसी है। तो मैंने ये रेशियो लिख रखा है 1:181, मतलब एक पद के लिए, एक नौकरी के लिए 181 बंदे लाइन पे लगे हुए हैं, तब आपका नंबर आएगा। 181 बंदे लाइन पे लगे हुए, मतलब 181 बंदे एक पद के लिए हैं, तो एक बंदे को नौकरी यदि मिलेगी तो 180 बंदे बाहर होंगे। तो आप ये जान लीजिएगा कितना भारी कंपटीशन होने वाला है। कंपटीशन तो कम नहीं कह सकते, ठीक है, कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। पर एक बात मैं आप और बता देता हूँ, पढ़ने वाले जो 47 लाख आपको ये फॉर्म दिख रहे हैं, ये आपका आ जाएगा कि पढ़ने वाले इसमें बच्चे कितने हैं, मात्र 7 लाख ही होंगे। ठीक है, 7 लाख,
मैं नहीं कह सकता कि इसमें 27 लाख पढ़ने वाले, नहीं जी, 10% ही लोग पढ़ते हैं, ये मान के चलिए। आप गांव में देख लीजिएगा तैयारी कितने परसेंट अच्छे से, कोचिंग तो जाते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, 10% लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आइडिया हो गया होगा कि कितनी वैकेंसी थी, कितना हमारा भारी कंपटीशन होने वाला है। 7 लाख में भी कितने बंदे लेने हैं, 26,000 बंदे लेने हैं। इस रेशियो से भी आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको 10-15 बंदों में से एक बंदा पढ़ने वालों में से, देख लो आपका कंपटीशन पढ़ने वालों से कितना आगे हो रहा। यदि 7 लाख भी यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो 7 लाख इंटू आप सीधा 25 ही कर दो, क्योंकि आप गुणा भाग थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। 25,000 की वैकेंसी करोगे तो 1 2 3 1 2 3, 25 दूनी 50 और इधर कितना हो जाए 25 अट्ठे 200। फिर भी आपका 30 बंदों के साथ क्या है, आपका कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। कितने बंदों के साथ, 25-30 बंदे फिर भी लाइन में रहेंगे, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कितना, 30 बंदों के साथ अपना कंपटीशन आपका होने वाला है। तो 25 बंदे पढ़ने वालों के साथ तो आपका कंपटीशन अच्छा खासा हो गया। अब हम चर्चा करेंगे एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट कब से कब था, 20 फरवरी से 7 मार्च तक है, जो एक दिन और बचा हुआ है। आज 6 तारीख हो चुकी है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैसे होती है, जिस पॉइंट का मैंने वीडियो बनाया अब इस पॉइंट पे आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। आजकल क्या हो रखा है, जो भी बोर्ड भर्ती कराता है उन्होंने कह रखा है 2 शिफ्टों से ज़्यादा यदि पेपर होगा, 2 या 2 शिफ्टों से ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होता है या 2 दिनों से ज़्यादा पेपर होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि पेपर एक समान नहीं बन पाता है, ठीक है, कुछ बहुत अप डाउन हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है कि मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट है, मान लीजिए मैं 4 दिन का ले रहा हूँ, ठीक है, 4 दिन का डाटा उठाता हूँ, आप आइडिया लगा लीजिएगा। 1 तारीख को पेपर हुआ, 2 तारीख को पेपर हुआ, 3 तारीख को पेपर हुआ, 4 तारीख को पेपर हुआ, ठीक है। इसमें मान ली एक ही शिफ्ट ले रहा हूँ, ज़्यादा शिफ्टें मैं नहीं ले रहा हूँ। मान ली एक शिफ्ट लिया, इसमें 150 क्वेश्चन है, इसमें भी 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन इसमें भी हैं, 150 क्वेश्चन इसमें भी हैं। इनमें ऑन एवरेज जो बच्चे जितने बैठे, ऑन एवरेज इनका मार्किंग कितना है, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन सही किए हैं। इनका मान लीजिए कि 110 नंबर सही किए, इनमें रेशियो रह के 90 नंबर रह गया, इसमें रेशियो रह के 115 नंबर चला गया। अब आप ये बताइए 1 तारीख को जो पेपर हुआ 100 नंबर लाया या 100 क्वेश्चन सही किए, ऑन एवरेज जितने स्टूडेंट, कोई 125 लाया होगा, कोई 130 लाया होगा, कोई 80 भी लाया होगा, कोई 70 भी लाया होगा, तो ऑन एवरेज कितना हुआ, 100 नंबर लेके आया है। 2 तारीख वाले में 110 नंबर लेके आया, 3 तारीख वाले में 90 नंबर लेके आया, 4 तारीख वाले में 115 नंबर लेके आया है। ये नॉर्मलाइजेशन की मैं प्रक्रिया समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, इतने इतने नंबर लेके आया है। अब ये तो साबित हो गया कि सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी वो कौन सी है, 3 तारीख वाली सबसे हार्ड शिफ्ट थी। किसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तब किसमें पूछे गए, 3 तारीख वाले में। और 4 तारीख वाले में क्या हुआ, क्वेश्चन सबसे आसान थे, उसके बाद आसान 2 तारीख वाले में थे, बीच वाली 1 तारीख वाले में ना इजी थी ना हार्ड थी। तो इनको सभी को इक्वल करना है, ठीक है, इनको सभी को इक्वल करना है उसको। तो ये क्या करेगा, चारों को तो पहले ऐड करेगा, नंबर कितने हो गए, तो 200 300 300 400 415 नंबर ये हो गए, मान लीजिए, ठीक है। कितने नंबर हो गए, 415 नंबर। कितने दिन पेपर हुआ, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ। तो 4 एकम 4, 4 चौको 4 तियाँ 12, 13.8 करीब 14 नंबर आपके ये बन गए। तो इनको एवरेज करना है, तो एवरेज कितना निकला इसका, 14 नंबर करीब निकल गया, ठीक है। 115 हुआ, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ। आप इसको निकालोगे तो कितना, 4 एकम 4, ठीक है, ये आपको निकला 4 एकम 4। अब ये 15 है, 15 में आप ये आपका इधर से हट गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका 4 तियाँ 12, तो 103 नंबर क्या हुआ, ऑन एवरेज निकलना चाहिए। कितना नंबर निकलना चाहिए जी, 103 नंबर आपके निकलना चाहिए। 103 और 104 नंबर आपके होना चाहिए। तो ऑन एवरेज कितना निकला, 103 नंबर। और नंबर कितने पाए हैं इसने, 100 नंबर पाए, तो इसके क्या होंगे, 3 नंबर बढ़ेंगे। इसके क्या होंगे, कितने नंबर घटेंगे, देख लीजिएगा, घटेंगे कितने नंबर आपके, 110 में से 7 नंबर क्या, 2 तारीख वाले में कितने घटेंगे, 1 तारीख वाले के 3 बढ़ेंगे, 2 तारीख वाले के 7 नंबर घटेंगे, 3 तारीख वाले के कितने बढ़ेंगे, देखो इसकी सबसे 8 थी, तो 13 नंबर का कितना डिफरेंस है, 90 और 103 में, इसके 13 नंबर बढ़ जाएंगे। और इसके कितने घट जाएंगे,
103 पे इसको लाना, तो इसके 12 नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके 13 बढ़ेंगे, इसके माइनस होंगे, इसके 3 बढ़ेंगे, इसके घटेंगे। तो देख लिए कितना डिफरेंस हो गया, मैंने बता दिया। इसके घटना, इसके बढ़ना, इसके घटना। तो 13 नंबर किसी के प्लस हो रहे हैं और किसी किसी के 12 नंबर माइनस भी हो रहे हैं। इतना डिफरेंस आता है। तो देखो फेल वाला पास हो गया और पास वाला फेल हो गया। ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, 103 का जब आ गया तो 103 से डिफरेंस करोगे तो 3 नंबर क्या होगा, प्लस हुए। इसको करोगे तो 7 माइनस हो गए। इसको करोगे तो 13 प्लस हो गए। इसको करोगे तो 12 माइनस हो गए। तभी तो 103 नंबर एवरेज होगा, मतलब 103 के एवरेज के हिसाब से ये चलेगा। तो ये रहती है एक्चुअली प्रक्रिया रहती है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। अब ये शिफ्टों का उलट फिर कैसे हो जाता है। अब ये आपकी प्रक्रिया चली है 20 तारीख से लेके तो 9, 7, 15, 16 दिन आपके पेपर चले हैं। तो 15-16 दिन का पूरा क्या किया जाएगा, 15-16 दिन का पूरी शिफ्टों को क्या है, ऑन एवरेज डेली के हिसाब से निकाला जाएगा, ठीक है। तो 15-16 दिन का ऐसे डाटा बनेगा, ऑन एवरेज किया जाएगा, जितने मार्किंग होगी ऑन एवरेज करने के बाद 15 का भाग दिया जाएगा, जितने जिसके नंबर बन रहे होंगे उसका प्लस माइनस किया जाएगा। अच्छा, फ़ायदा और नुकसान किसको होता है, मेन मुद्दा क्या है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई है। अब किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। अब फ़ायदे और नुकसान वाली मैं बात कर लेता हूँ। मान लीजिए कि 1 तारीख में आपके जो पेपर थे, 2 तारीख में पेपर थे, 3 तारीख में, 4 तारीख में, ये कुछ क्वेश्चन गलत आते हैं। मान लीजिए इसमें 4 क्वेश्चन गलत थे, इसमें 5 गलत थे, इसमें 3 गलत थे। अब जो क्वेश्चन क्या है, अटेंड करके आएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन अटेंड करके आएगा उसी को मार्क मिलता है। जो क्वेश्चन ब्लैंक करके छोड़ करके आ गया उसको नंबर नहीं मिलेगा। इसमें उलट फिर 4-5 नंबर का फिर हो जाता है। तो कितना हो गया, मैंने 20 नंबर जो बोला था, तो 13 नंबर प्लस हुए तो 5 और हो गए, तो कितने 17-18 नंबर हो गए। तो 18 से 20 नंबर का उलट फिर आपका होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा खुशी वाले गम में ना रहें, गम वाले खुशी में ना रहें। किसका क्या होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये चीज़ प्रक्रिया मैंने बताई, और किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा। तो नुकसान वाली मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। नुकसान उनको होने वाला है जो क्वेश्चन अटेंड करके नहीं आए। जब आपने क्वेश्चन ही नहीं अटेंड किया तो आयोग ये सोचता है, जब कंप्यूटर में डालता है उसमें 0 कर देता है। वो क्वेश्चन पे आप मिलता उसमें उस क्वेश्चन का आपको 0 हो गया। अब मान लीजिए 130 में से 120 अटेंड किया है तो 120 के हिसाब से आपको एवरेज नंबर मिलेंगे। आपको गलत किया या सही किया, आपको क्वेश्चन जिसने अटेंड किया है उसी के हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। तो किसको फ़ायदा होने वाला है, जिसने क्वेश्चन अटेंड किया है, उसने गलत अटेंड किया हो या सही किया हो, उसने यदि गोले में यदि भरा है उसको, ठीक है, तो आयोग ये समझेगा इसने अटेंड किया है, या तो क्वेश्चन गलत होगा तब भी नंबर मिलेगा, क्वेश्चन सही होगा तब भी नंबर उसको मिलेगा। हाँ, उधर निगेटिव मार्किंग और वो मार्किंग काट के आपका नंबर कम ज़्यादा, वो तो एक खाका होता है, एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला पे जैसे डालते हैं वो ऑटोमेटिक प्लस माइनस कर जाता है, ठीक है। उस फार्मूला के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वो फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा है। एक वीडियो में उस फार्मूले का बना दूंगा कि कैसे प्लस होते हैं नॉर्मलाइजेशन में। जिसने मान लो निगेटिव मार्किंग गलत कर दिया क्वेश्चन और गोला करके आ गया, जिसने क्वेश्चन छोड़ दिया, जिसने क्वेश्चन सही किया है, तो सबका मिलाना पड़ता है। तो फार्मूला जैसे वो फार्मूला कंप्यूटर में OMR शीट डलती है वैसे फार्मूला से वो प्लस माइनस करके ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये प्रक्रिया रही, किसको फ़ायदा होने वाला है किसको नुकसान होने वाला है। जो लोगों ने पेपर अटेंड किया है उसको फ़ायदा होने वाला है, और जो लोगों ने पेपर छोड़ दिया है उसको तो उसमें 0 ही रहेगा। जितने आपने क्वेश्चन किए उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन चलने वाला है। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। किसके नंबर बढ़ेंगे जी और किसको होगा फ़ायदा। तो आप ये देखिएगा, जो शुरुआत में थे, आज तक का एनालिसिस SSC का हो या किसी यूपी बोर्ड या किसी का भी होगा, यूपी के एग्ज़ाम देख लीजिए, राजस्थान या हरियाणा का, जो शुरुआत में जिसके पेपर हो जाते हैं, मान लीजिए इसमें जिसमें उनको फ़ायदा होने वाला है, जिसके 20 से लेके 25 तक पेपर हुए हैं उनको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। वो आयोग क्या करता है, इस वजह से आयोग करता है कि एक तो उनका पेपर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, ठीक है। कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, तो उतना ज़्यादा माइनस में फ़र्क नहीं पड़ता है और प्लस में फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल रहने के बावजूद एक तो नॉर्मल रहता है, दूसरा क्या है, जिनकी शुरुआत में शिफ्टें होती हैं उनके लिए एक फ़ायदा ये हो जाता है, आयोग ये सोचता है इनको पेपर के बारे में जानकारी नहीं थी कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं,
तो शुरुआत में जिनका शिफ्ट होता है उनको फ़ायदा दिया जाता है, और जिनको लास्ट में होता है तो ये हो जाता है आयोग ये सोचता है कि उनको पेपर की जानकारी धीरे धीरे होती जा रही है, क्योंकि बच्चे क्या एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया, इस प्रकार से क्या है हमारी जानकारी पूरी हो जाती है बच्चों। तो आयोग भी यही सोचता है किस कहाँ से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इसलिए से बाद वालों को थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में हार्ड करके किया जाता है। वो फार्मूला उन्होंने डेट वाइज भी लगा रखा है कि प्लस नंबर 1 नंबर प्लस होगा, 2 नंबर 2 वाले को प्लस होगा, किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। वो कंप्यूटर में जैसी OMR शीट जाती है वैसे ही उसका हो जाता है। तो ये पॉइंट हमारे हिसाब से सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। अब जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, आंसर शीट रिजल्ट कब क्या होना है वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा कब हमारा आंसर शीट आने वाली है, कब हमारा रिजल्ट आने वाला है, कब फिजिकल होगा, कब मेडिकल होगा, किसका सिलेक्शन होगा, कैसे प्रक्रिया, वो सारी प्रक्रिया मैंने डाल रखी है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो क्या करें, अगली भर्ती की तैयारी कैसा करें। तो अगली भर्ती की तैयारी कैसे करना है, और जिसका सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हो पाता है उसके लिए वो क्या करें। जिसका सिलेक्शन बाई चांस नहीं हो पाता है, हमारी तरफ से ये है जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाए और हमारी दुआ आप लोगों को लग जाए कि सिलेक्शन आप लोगों का पक्का हो जाए। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन बाई चांस नहीं हो पाता है, वीडियो देखने वालों से गुजारिश रहेगा इसके लिए क्षमा, कि जिनका वीडियो मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हो पाता वो क्या करें। तो देखो, जो लोग यूपी के हैं तो यूपी का पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, अच्छी खासी भर्ती है। कितनी भर्ती है, 60,000 प्लस भर्ती है। तो वो लोग उसमें जी जान से लग जाएं। ठीक है, उसमें आप लग गए, जिसने यूपी पुलिस की तैयारी कर लिया, वो SSC GD जो नेक्स्ट भर्ती अगस्त में आनी है, मैंने ये भी वीडियो बना रखा है कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है, तो ये बता देता हूँ। अगस्त में आनी है भर्ती, अगस्त में भर्ती आनी, कब आनी, अगस्त में भर्ती आनी है। यदि अगस्त में भर्ती आएगी तो पेपर आपका कब होगा, नवंबर या दिसंबर में होगा। ठीक है, नवंबर और दिसंबर। तो SSC GD और यूपी पुलिस की तैयारी आप साथ में करिएगा। ठीक है, और RPF की तैयारी, सिलेबस तकरीबन आपका सेम है। ठीक है, तो इनकी तैयारी आप करोगे तो क्या है कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नेक्स्ट में हो जाएगा। तो यूपी पुलिस की आपकी तैयारी जी जान से जोर से लगी है, जिनका हो गया है वो भी, और जिनका नहीं भी होगा वो भी लग जाइए। ठीक है, RPF की वैकेंसी आई है, RPF की वैकेंसी में जी जान तौर से लग जाइए। और SSC CPO की वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, SSC CPO, RPF SI, RPF और यूपी पुलिस, आप लोग आज से ही लग जाइए। आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा, पर मन से लगना है। यदि 6 महीने आपने तैयारी सही से कर ली, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, जितने मैंने एग्ज़ाम बताए हैं ये 5 से 6 महीने के बाद ही होने वाले हैं। SSC GD में तो अभी 8 महीने लगने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। RPF का भी लंबा घसटेगा, यूपी पुलिस का भी इतनी जल्दी से एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, कि री एग्ज़ाम हमेशा 7-8 महीने या 1 साल ले लेता है। तो आज से यदि आप लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। सिलेक्शन करने के मैं तरीके बताता हूँ कैसा है। पहला तो क्या है, आप मेरे जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की क्या है, आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लो। सुबह मैं 15 से 20 मिनट में डिस्कस करता हूँ। आप कुमार गौरव सर को तो सारे लोग जानते होंगे, जो भी यूट्यूब में तैयारी करते हैं। कुमार गौरव सर जो पढ़ाते हैं वही मैं सेम लिख करके आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। मेरा तो सिलेक्शन हो रखा है, मेरे को कोई नहीं, स्वस्थ मस्त रह सकता हूँ। पर मैं सोचता हूँ आप लोगों का भला हो, मैं नोट्स लिखता हूँ, फिर आपका रिवीजन कराता हूँ, फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको हैंड रिटन नोट्स देता हूँ। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, कोई इन फ्यूचर भी पैसा लेने वाला नहीं हूँ। हैंड रिटन नोट्स देता हूँ किस पे, टेलीग्राम चैनल पे @RWR क्लासेस में। ठीक है, इसी नाम से मेरा, उसमें आप मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। जो बच्चे फ़ायदा लेना चाहते हैं उसको फ़ायदा ले लें। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स का। दूसरा क्या है, मैं मैथ की फ्री क्लासेस 15 मार्च से शुरू करने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मैंने सिलेक्शन लिया, बेसिक से एडवांस चलेंगे। 3 महीने आप मुझे दीजिएगा, मैथ का आपको लोग मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। आप हमारे साथ तैयारी करते रहिएगा। और क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर मैंने सीटेट के नोट्स भी डाले हैं। और क्या है, मैंने ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स में बना के दृष्टि IAS वाली बुक से एक पॉइंट में डाल रहा हूँ, तो उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।